जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एफएससी मैथ पार्ट 2 शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं करवा चुका हूँ, वो आप देख लें। उसमें मैंने थोड़ा-सा तारुफ़ करवाया है कोर्स का कि कैसे लेके इसे चलेंगे हम आगे। तो इसमें बस शुरू करने से पहले एक छोटी-सी बात बता दूँ कि इसमें अब आपने एक मैथमेटिक्स की नई ब्रांच आपने सीखनी है, कैलकुलस। कैलकुलस क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊँगा। ठीक है, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये अगर आप अपनी बुक देखें उसके ऊपर ये नाम लिखा होगा, कैलकुलस एंड एनालिटिकल या एनालिटिकल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको आइडिया है क्या है, और सिर्फ ये कैलकुलस का आपको आइडिया नहीं है। यूज आप ये कर चुके हैं थोड़ा बहुत। प्री कैलकुलस एक ब्रांच उसको डिफाइन किया जाता है। अगर आप इधर चल के देखें, मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर, ये सिम्बो लैब, ये लैब मैंने आपको पीछे बताई है। ये ऊपर देखें आप, ठीक है, यहाँ पर इधर राइट साइड पर ये ऊपर आप देखें, प्री अलजब्रा, अलजब्रा, प्री कैलकुलस, कैलकुलस, फंक्शंस, मैट्रिसेस, वेक्टर्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री वगैरह। ठीक है जी, ये सिंबल ऐप के बारे में तारफ आपको पीछे करवा चुका हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे अब इस कोर्स में। पार्ट 1 में यूज़ किया था हमने ये माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स ऐप, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। ये कम किया था इसको भी 10th चैप्टर से ज़्यादा मैंने करना शुरू किया था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा यूज़फुल है, तो यूज़ दिस वन। और ये सॉफ्टवेयर जैसे ही ये कोर्स ख़त्म होगा, मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। अच्छा, अब कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस जो है वो मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि चेंज के साथ डील करती है। कोई फंक्शन या कोई भी चीज़ जो विद द पैसेज ऑफ टाइम, या टाइम ज़रूरी नहीं है टाइम हो, लेकिन ज़्यादातर टाइम ही होता है के हिसाब से अगर वो चेंज कर रही है। जैसे कि एक वोल्टेज है, जनरेटर का वोल्टेज, अगर आप उसको प्लॉट करें तो ये एक साइनोसाइडल बनेगी। उसका तब्दीली की शरह, आपने वेलोसिटी पढ़ी थी फिजिक्स में। वेलोसिटी किसे कहते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वीटी। इसका मतलब इसको कैलकुलस में डिस्कस किया जाएगा क्योंकि ये चेंज हो रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये है कि ए, ये एक्सेलरेशन फंक्शन है, और वो फंक्शन किसका है? टी का, टाइम का, के टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अभी मैं सारी बातें आपको बताता हूँ तफसील से। तो ये इस तरह की चीजें कैलकुलस। फिर ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि चेंजिंग वेरिएबल्स वगैरह, चेंजिंग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में को कवर करती है, को डिस्कस करती है। उसके बारे में ये सारा हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, उसके लिए कैलकुलस इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये ना सिर्फ इन चीज़ों को मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो है कि अब गूगल इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, गूगल में जाके आप कैलकुलस लिखें। ये आपकी अपनी भी थोड़ी बहुत हिम्मत और रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आप ये गूगल में जाके, ये पिछले कोर्स में सारा मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अब मैं ज़रा आपको बता दूं, रिफ्रेश करवा दूं। डिफाइन कैलकुलस आप लिखें, उसके दो फायदे होंगे आपको, ठीक है। एक तो आपको पता चलेगा कि ये इंग्लिश का वर्ड तो नहीं है, ठीक है। और अगर ये इंग्लिश, प्योर इंग्लिश का वर्ड है तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि प्योर इंग्लिश का नहीं है ये, कैलकुलस मैथमेटिक्स की ब्रांच ही के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द फाइंडिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स। ये डेरिवेटिव सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे अपनी बुक के। लेकिन खैर ये इसने ज्यादा बेसिक डेफिनेशन नहीं की इधर। फंक्शंस, फंक्शंस अभी पहला टॉपिक ही आपका फंक्शंस है। बाय मेथड्स ओरिजिनली बेस्ड ऑन summation of infinitesimal differences। ये सारा summation आपको पता है
और इन्फिनिटेसिमल होता है बहुत स्मॉल फर्क, डिफरेंसेस फर्क, द टू मेन टाइप्स आर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल। ये इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर मेथड सिस्टम कैलकुलेशन ये कोई ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, लेकिन चले कोई मसला नहीं है। आपको अगर ये कम से कम इंग्लिश का वर्ड होता तो आपको इसका मीनिंग तो आ ही जाना था। आगे आप चल के देखेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन, वो सारे इंग्लिश के वर्ड हैं जिनका जो मैथमेटिक्स में भी यूज होते हैं, तो उनका अगर आपको इंग्लिश मीनिंग आता होगा तो आपके लिए आसान होगा ये मीनिंग मैथमेटिकली भी उनको समझना। तो ये यहाँ मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है डेफिनेशन। Originally called infinitesimal calculus or the calculus of infinitesimals is the mathematical study of continuous change। ये बहुत important word है, continuous change। In the same way that geometry is the study of shape and algebra is the study of generalization of arithmetic operation। ये प्रॉपर चाहे इसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये इतनी अहम बात है कि आई वुड लाइक कि आप इसको चलें, ये मैं इधर तक मैं आपको कर देता हूँ और ये आपके नोट्सों का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये यहाँ जाते हैं और इसमें मैं यहाँ पर आपको ये ऐड कर देता हूँ। ये इतना अहम है कि आपने इसको पढ़ना है और इसको समझना है। ये कंटिन्यूस चेंज बड़ी अहम चीज है, ठीक है जी। चलें, और ये हमने देखा। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ये तो आपकी बुक फर्स्ट ईयर की बुक के पेजेस हैं। फर्स्ट ईयर की बुक के इसलिए पेजेस हैं कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका ना, अच्छा ठीक है, ये कैलकुलस आगे चल के मैं थोड़ा और मजीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका ये क्या क्या रहा है, लेकिन अभी पहले ये देखते हैं। पहला चैप्टर आपका फंक्शंस के बारे में है। ठहरे जी, एक पेज हम इधर और ऐड करते हैं, हमें एक पेज की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि मेरा ख्याल था ये काफ़ी होगा, लेकिन नहीं। अच्छा, फंक्शन एंड लिमिट्स, ये पहला चैप्टर है आपका, ठीक है। और ये एफएससी मैथ पार्ट 2 का पहला चैप्टर है, लेकिन ये जो पेजेस मैंने इधर ऐड किए हैं, ये अगर आप देखें तो ये एफएससी मैथ पार्ट 1 के पेजेस हैं। तो क्योंकि उसमें रिलेशंस और फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ ये देखें फंक्शन, तो इसलिए मैंने ये दोबारा ऐड किए हैं। वो आपने पढ़ने हैं, अगर आप वो छोड़ के आए हैं वहाँ से, स्मार्ट सिलेबस वगैरह के पीछे पड़े हैं, या आजकल कोविड की वजह से स्मार्ट सिलेबस भी आया हुआ है, तो वो बहुत आई डू नॉट एग्री विद दैट। खासकर जो मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ, यहाँ ये भी ठीक रहेगा, ऑरेंज कर लेते हैं। अब जो मैथ गुरुज हैं, ठीक है, ये 3 अब आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। मैथ लवर्स हैं, ठीक है, और सैम्स, स्टे अवे मैथ। तो ये 3 कैटेगरीज में से खासकर ये कैटेगरी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ये पढ़े, इस थ्योरी को ना सिर्फ पढ़े दोबारा, बल्कि इनको समझे, अगर आपने छोड़कर अगर आपने ये छोड़ा हुआ है। और इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैथ लवर्स के लिए भी ये सब कुछ करना। सैम्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आई वुड आस्क कि सैम्स जो उनका गोल है, वो एफएससी जिस वजह से भी कर रहे हैं, यानी बाद में आपने फौज में जाना है, कोई कारोबार करना है, कुछ भी करना है, उसमें अगर मैथमेटिक्स की आपको ज़रूरत है तो ठीक है, करें। नहीं तो मैथमेटिक्स पे इतना आप अपना टाइम ना लगाएं। अगर आपको जितने नंबर चाहिए वो नंबर आप लें इस कोर्स में से, और बस ख़त्म। ज़िंदगी में ये कैलकुलेशन, ये कैलकुलस शायद ही कभी इस्तेमाल हो। आपको जो मैं बार बार कह चुका हूँ, इस कैटेगरी को जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और परसेंटेज आनी चाहिए। इतनी ही ज़िंदगी में, इतना ही मैथमेटिक्स इनका इस्तेमाल होगा, और ये चीज़ें आपको मैट्रिक के मैथ से भी पहले 5th 6th क्लास में ये आ चुकी होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये चीज़ें इसके अलावा शायद ही कोई और यूज़ करें, ठीक है जी। अच्छा, वैसे एक मैथमेटिक्स होना चाहिए, जनरल मैथमेटिक्स, मैं इसकी बात पहले भी कर चुका हूँ, वो करवाना चाहिए। उसको मैं अब अलहदा से इस पे कभी वीडियो बनाऊंगा, जनरल मैथमेटिक्स और उसका कोर्स क्या होना चाहिए, और वो हर स्टूडेंट को 12th क्लास तक पढ़ना चाहिए। चलें खैर, वो अभी बहस बाद में।
तो कहने का मकसद है कि ये जो 2 कैटेगरीज़ हैं उनको ये ज़रूर देखना चाहिए इनको। रिलेशन मैंने बड़ी तफ़सील से ये पढ़ाया हुआ है, पीछे जाके अगर आप मेरे चैनल में जाएँ और उसमें अगर आप वो देखें जाके प्लेलिस्ट एफएससी मैथ पार्ट 1 तो उसमें मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह एक भी एग्ज़ाम्पल, एक भी लाइन, एक-एक लाइन मैंने ऐसे ये सारी एक्सप्लेन की हुई है। तो जाके वो देखें, मैं इधर दोबारा नहीं बताऊँगा। ये सिर्फ मैंने इधर इसलिए ऐड किए हैं ये पेजेस कि आपको इनकी अहमियत का पता हो कि ये आपको आना चाहिए, ठीक है? और फिर आगे आप चलें यहाँ से, ठीक है जी? तो ये मेरे ख़्याल में पेज की अब ज़रूरत नहीं है, मेरे ख़्याल में पढ़ सकती थी, लेकिन चलें गुज़ारा हो गया हमारा उस पेज के बगैर। तो अच्छा, इसमें अब अगर आपको याद हो फंक्शंस और रिलेशंस, ये आपको फ़र्क आपने देखना है इसमें, पढ़ें इनको, फंक्शंस और रिलेशन में फ़र्क क्या है, ठीक है? मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बता देता हूँ, ठीक है? फ़र्ज़ करें 2 सेट हैं, एक सेट है वुमेन का, उसमें W1, W2, W3, W4 वुमेन है और एक दूसरा है मेन का सेट, उसमें M1, M2, M3 और M4 4 मेन है, ठीक है? इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ 1, 2, 3 एंड 4 W1, W2, W3, W4 ये देखें ना इसमें भी इसने ऐसे ही किया हुआ ना इधर। तो यहाँ आ जाएगा मैन 1 इसको उधर ज़रा मैं बनाऊँ ये मैन 1, मैन 2, मैन 3, मैन 4 चलें जी। इसमें अगर आपको याद हो तो ये रिलेशन होता था, ये ऐसे अब आपने ये डिसाइड करना है, ठीक है? ये 4 हमने पढ़े थे, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, 1 एंड 1 टू फंक्शन यानी कि ये और ये इनटू फंक्शन और 1 एंड 1 फंक्शन है। ये 1 एंड 1 ऑन टू फंक्शन है यानी कि इसकी अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं और इस ये वाली भी इसमें सरायत कर गई हैं। तो अच्छा, आपने रिलेशन और वो भी देखना है उसमें फ़र्क फंक्शन में आपको अगर याद होगा तो रिलेशन सुपरसेट था और फंक्शन जो था वो उसका सबसेट था, यानी कि तमाम फंक्शन जो हैं वो रिलेशंस होते हैं जबकि तमाम रिलेशन फंक्शन नहीं होते। ये भी एक प्रॉपर ना सिर्फ ये रिलेशनशिप सेट हुआ है बल्कि ये एक वो भी है फंक्शन भी है, तो ये दोनों कैटेगरीज फुलफिल करता है। लेकिन अगर ये आप देखें कि एक वुमन का ये मियाँ बीवी है ना, एक वुमन और ये एक मैन का आपस में ये शादीशुदा हैं, ठीक है? एक-एक का इनका आपस में रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप क्या है? निकाह और शादी का रिलेशनशिप है। तो ना सिर्फ ये हुआ क्या कहते हैं रिलेशनशिप हुआ बल्कि ये फंक्शन की डेफिनेशन मैथमेटिकल फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर भी पूरा उतरा। लेकिन यही ये चले मैं इधर लिख दूं कि फंक्शन भी गुड है और सॉरी पहले रिलेशन करना चाहिए था, इधर रिलेशन कर देते हैं। ये रिलेशन भी है इनका आपस में और इनका फंक्शन भी अ, और ये फंक्शन की कैटेगरी पे भी ये पूरा पूरा उतरता है। लेकिन अगर इधर ये हम कर दें बल्कि ये इसमें भी ये पूरा पूरा उतरेगा, अगर आप ऐसे करें कि एक हस्बैंड की एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है जी? और ये कुंवारा है अभी बेचारा M4, तो ये भी फंक्शन भी है, रिलेशन भी है, ठीक है? लेकिन ये नहीं आप कर सकते। इसको चलो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस केस में ये नहीं होगा कि एक औरत एक से ज़्यादा मर्द की बीवी है। ये फिज़िकली तो पॉसिबल है लेकिन रिलीजियसली ये पॉसिबल नहीं है और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गलत है। तो ये रिलेशन तो हुआ, ठीक है? लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ठीक है जी? इस केस में ये रिलेशन भी है और ये फंक्शन
बी है, ये दोनों चीजें हो गई। चलें, अब इसमें ये है कि आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब आपने देखना ये है कि रिलेशनशिप क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, और ये आप खुद पढ़ेंगे। ये नहीं समझ आ रहा आपको तो पीछे चल के मेरे एफएससी मैथ पार्ट 1 के आप लेक्चर देख लें, वहाँ बड़ी तफसील से मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। सिर्फ यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि वहाँ जो हमने फंक्शन फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उनको सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया था, और अब मैथ पार्ट 2 में हमने इनको अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करना है। वहाँ हमने अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया था। ठीक है, यही बात अगर आपको याद हो आगे चल के ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखी थी, तो उसमें हमने देखा था कि ये जो ग्राफ अगर जब हम ड्रा करते हैं किसी फंक्शन का, तो उसकी कंडीशन थी कि जब एक स्ट्रेट लाइन आप एंटर करेंगे, ड्रा करेंगे, तो उसमें आपने वो कट नहीं करनी चाहिए दो पॉइंट्स पे। ठीक है, ये यानी कि ये फंक्शन नहीं है, ये पैराबोला एक फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन जब आप यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं तो उसको दो जगह पर कट कर रही है, एक यहाँ पर कट किया है, एक यहाँ पर कट किया है। जबकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे तो इस पैराबोला को एक ही पॉइंट पे कट करेगी। तो ये देखा था। और अगर आप ये कंडीशंस सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो कंडीशंस तीन लिखी हुई हैं, ठीक है, ये जो तीन कंडीशंस हैं फंक्शन की, एक रिलेशनशिप की फंक्शन होने की, और अगर आप ग्राफिकली उसको देखेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो आपको खुद ब खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये एक ही चीज़ें हैं। ग्राफिकली ये कंडीशन फुलफिल होना, और सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंडीशंस जो ऊपर तीन अभी मैंने आपको दिखाई हैं फुलफिल हों, तो एक ही बात है। ठीक है जी, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन भी पढ़ाया था आपको। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसे अगर आप ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो इसका मतलब है कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, तो वो नहीं है, लीनियर फंक्शन नहीं है। यानी कि अगर आप इस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ करें। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जबकि इस ये एक लीनियर फंक्शन है। इसकी इक्वेशन को इस तरह की है, ये वो जो होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऑफ कोर्स बी और सी इस केस में जीरो है और ए वन है। जबकि ये इक्वेशन सादी सी ए एक्स प्लस या एम एक्स प्लस ए या बी या जो भी इस तरह कर लेते हैं, इस तरह हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जबकि इस केस में ए कांस्टेंट है और एम जो है वो इसकी स्लोप है। ये जान के हम अगले चैप्टर में कौन सा, यहाँ भी उसने कहा था कि ये हम देखेंगे इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास, जबकि फोर्थ चैप्टर मेरे ख्याल में सारे का सारा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है, तो वहाँ चल के हम स्ट्रेट लाइन को तफसील से पढ़ लेंगे। फिर हमने इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन देखा था। ठीक है, बहुत आसान है इन्वर्स ऑफ, अच्छा, डोमेन और रेंज देखी थी, और इस केस में ये डोमेन है, ये रेंज है, और इसी तरह अगर आप कोई सेट्स इस तरह डिस्कस करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा अ, क्या इसे कहते हैं, 1 2 3 ए बी सी। चलें, तो ये तमाम जो है ये डोमेन कहलाएंगे, ये 1 2 3 ये डोमेन कहलाएगा, ए बी सी क्या कहलाएगा, इसकी इस रिलेशनशिप या इस फंक्शन की रेंज कहलाएगा। ठीक है जी, तो इसी तरह हम एक फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसकी इक्वेशन दी हुई हो। आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम डिटेल से देख लेंगे कि कैसे रेंज, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इंतहाई आसान है, इनको इधर कर दें, ए बी सी को, ठीक है,
और A 1 2 3 1 2 3 और ये और ये तीनों जो हैं ये डोमेन और ये अब डोमेन हो गई, ठीक है, और ये रेंज होगी। जबकि एक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स कह लें इसको, अगर वो इक्वल है, या बेहतर ये है कि इसे वाई कह लें, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एम एक्स प्लस ए के इक्वल, या इसे सी ज़्यादातर कहते हैं, सी, ठीक है जी। तो इसमें y और x को, ये फंक्शन है और y और x को इसमें आप चेंज करें, x m y प्लस सी है, और यहाँ से जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x माइनस सी ओवर m, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। तो ये और ये इनवर्स फंक्शन है। ये मेथड है फाइंड आउट करने का इनवर्स फंक्शन मैथमेटिकली, जबकि ये ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मौजूद हो, लेकिन अगर मौजूद है तो वो इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने पढ़ना है, इनवर्स पढ़ना है, और आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ना है, इसको दोहराना है, सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो फिर आगे इस इधर आपने आ जाना है अपनी एक्सरसाइज 1 की जानिब, जो कि आपके चैप्टर सेकंड ईयर के चैप्टर 1 की है, ठीक है जी। तो ये शुरू करते हैं। इसमें मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शन होता क्या है। पहले देखें, हमने फंक्शन मैंने आपको ज़्यादा तफसील से नहीं बताया, क्योंकि मैं सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जाके पीछे से खुद पढ़ेंगे, रिलेशनशिप को देखें, और फिर ये फंक्शन की ये तीन उसने आपको बताई हुई हैं, ये तीन 1 2 3, कि कौन सा रिलेशनशिप इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करे तो फंक्शन बन जाता है। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लेकिन अब ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है, और उसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। मैथमेटिकल मींस के अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है, सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख चुके हैं। तो फंक्शंस, इससे पहले कि मैं चलूँ आगे, इस चैप्टर का जो उन्वान है वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स, लिमिट्स आगे चल के हम देखेंगे तो वो पता चल ही जाएगा आपको, लेकिन मैं ये बता दूं कि फंक्शंस जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंक्शंस करते क्या हैं? फंक्शन ये करते हैं कि किसी भी फिजिकल फिनोमेना को, ज़रूरी नहीं कि हर फिजिकल फिनोमेना फंक्शन की फॉर्म में आ जाए, लेकिन फंक्शन की कोशिश होती है कि जो फिजिकल फिनोमेनास ऑफ नेचर हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाए मैथमेटिकली, ठीक है जी। ये काम इनका होता है फंक्शंस का। मसलन देखें कि एक, क्योंकि मैं ज़रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं एग्जांपल्स भी शायद फिर सबकॉन्शियसली बिजली से रिलेटेड आपको बताऊं, तो ये ज़रा आप एक्सपेक्ट ही करें कि ज़्यादातर एग्जांपल वहीं से आपको मिलेंगी। अच्छा, अ, अब देखें कि एक जनरेटर है, वो जो बिजली जनरेट कर रहा है वो इस तरह जनरेट कर रहा है, ठीक है, साइनोसाइडल करता है। तो इसको ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट करने के लिए है तो ये वोल्टेज, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम काज और साइन और काज और उनका सहारा लेते हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी, वी टी मीन्स के वोल्टेज, और छोटा वी डाला है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, और 220 होता है, चलें उसे, इसकी पीक जो भी है उसे ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई साइन या काज, काज थीटा कर लें, काज ओमेगा टी प्लस फाई कर लें इसको, ठीक है जी। ये इसका फेज है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, जबकि ए इसकी पीक है, ये वाली पीक। अच्छा, तो ये क्या किया हमने,
ये हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को अ, एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी को, फिजिकल तो इस सेंस में नहीं कह सकते, आपके नजर आती है बिजली, लेकिन चलें, काम तो प्रैक्टिकल और फिजिकल काम ही करती है ना, पंखे को घुमा देती है पकड़ के। तो खैर एक क्वांटिटी को आपने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, वो इस एक्सप्रेशन से आपने, तो ये काज जो है वो एक फंक्शन है यहाँ। तो फंक्शन को मजीद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले ये मैं बताऊं कि आप अगर सोचें कि फंक्शन क्या होता है, कोई भी जो मशीन है, फर्ज करें एक मशीन आप कंसिडर करें, मशीन है, जूसर समझ लें, जूसर एक मशीन है, उसे चलें हम इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बॉक्स से, इसे आप जूसर कह लें, ठीक है। और ये इनपुट है, फर्ज करें इसका, इसमें इनपुट आपने ऑरेंजेस कर दिए हैं, ठीक है, और आउटपुट क्या होगा, ऑरेंज जूस होगा इसका, ठीक है ना। इनपुट अगर आप इसको ऑरेंजेस देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगी आपको, ऑरेंज जूस मिलेगी। तो फंक्शन फर्ज करें, हम पूछते नहीं यार इस चीज का क्या फंक्शन है, अच्छा आप कहते हैं कि मैंने टीवी लिया, अच्छा आप कहते हैं जी बताओ टीवी में क्या क्या फंक्शन है, कौन सा आपके टीवी में ऐसा फंक्शन है जो कि दूसरों के टीवी में नहीं है। आप मोबाइल फोन लेते हैं, वो आप पूछते हैं लोगों से कि अच्छा ये फोन है बताओ जी इसमें क्या क्या फंक्शन है, वो बताता है जी इसमें जी कैमरा अच्छा है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो कहने का मकसद है कि फंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम आम जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेकिन मैथमेटिकल फंक्शंस भी थोड़े से इस तरह सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वो मैथमेटिकल फंक्शन है तो थोड़े उनका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो वही आपने सीखना है अभी। तो एक तो एग्जांपल आपको मैंने ये दी कि ये और ये इनपुट के लाएगी, जिसको आप डोमेन कहते हैं, अभी जिसको हमने डोमेन देखा था, और ये आउटपुट के लाएगी, ठीक है जी। इनपुट ऑरेंजेस है, आउटपुट क्या है, ऑरेंज जूस है। तो एक एग्जांपल हो गई। अब दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इसी तरह अगर हम चलें, ये एग्जांपल, पीलर एक देखें कि एक मशीन है, पीलर, पीलर मींस के जो छिलके उतारती है, पील का मतलब होता है छिलका उतारना, तो वहां से पीलर हम कर लेते हैं। और उसमें अगर आप ऑरेंज साबित डाल रहे हैं, ऑरेंजेस, तो आपको पील्ड ऑरेंजेस मिल जाएंगे, छिलके उतारे हुए आपको ऑरेंजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब ये पील्ड, ये जब मैंने कहा था इसमें ऑरेंजेस जा रहे हैं, तो इट मींस के ये पील्ड ऑरेंजेस अज्यूम किया था, नहीं तो अगर इसमें डाले जाते तो ये क्या होना था, इसमें तो फिर गड़बड़ हो जानी थी, ये जूस ऑरेंज जूस तो आना था लेकिन साथ उसके छिलकों का भी जूस आना था। तो ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी है कि ये जो पील्ड मशीन है, यानी कि ये भी हो सकता है कि आप एक से ज्यादा फंक्शन या एक से ज्यादा मशीनें साथ साथ इस्तेमाल करें। तो ये पीलर पहले आपको करना पड़ेगा, फिर आपको जूसर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जो आप ऑरेंजेस लाएंगे, ठीक है, यहाँ पे वो पील्ड ऑरेंजेस बनेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ऑरेंज जूस मिलेगा। लेकिन अगर आप ये करें कि इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, पीलर इधर आ जाए और ऑरेंज जूस उधर चले जाएं, मैं इसको ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर आप इनका ऑर्डर रिवर्स कर दें, पीलर और जूसर, तो अनपील्ड ऑरेंजेस अगर आप इसमें आप डाल दें, तो क्या हाल होगा, आपको क्या मिलेगा, यहीं पर उसका जूस बन जाएगा, उनके छिलकों का भी जूस बन जाएगा। उसके बाद पीलर में आप डालेंगे भी तो ये बेचारा क्या कर पाएगा, पीलर छिलका थोड़ी उतार पाएगा उसका, वो जूस के कहाँ से
वो छिलके उतारे। तो कहने का मकसद है कि ऑर्डर भी इसमें काफ़ी मैटर करेगा, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। पहले अब हम देखते हैं, ये मैंने थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ से दे दी। इसी तरह मैथमेटिकल फंक्शंस भी होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस क्या करते हैं, आप जो भी उनको इनपुट देते हैं, ठीक है? वो आपको अपने फंक्शन के हिसाब से आउटपुट दे देते हैं। एफ ऑफ एक्स इनपुट है, सॉरी एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और इसकी आउटपुट इसे वाई कह लें आप, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इनपुट एक्स है। अगर ये स्क्वायर फंक्शन होगा तो ये इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आपको ये स्क्वायर करके दे देगा। यहाँ वन पुट करेंगे आपको वन मिल जाएगा, टू पुट करेंगे आपको फोर मिल जाएगा, थ्री पुट करेंगे आपको नाइन मिल जाएगा। ठीक है जी, ये स्क्वायर फंक्शन है। तो अब स्क्वायर फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री, यानी कि डबल करके उसमें 2 ऐड कर देता है। 1 अगर आप करें तो 5 हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर 2x प्लस थ्री है। यहाँ अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 4 और 7 आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको ये फंक्शंस इस तरह मिल जाएंगे। अब अब हम ये पढ़ते हैं, और इसमें ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस केस में टी जो था टाइम, ये जो टाइम डोमेन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वी जो है वोल्टेज वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वी किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है। इस केस में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x स्क्वायर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 2x प्लस थ्री जो कि f ऑफ x है, जिसे y के इक्वल हम कह सकते हैं, वो क्या है, डिपेंडेंट। वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर। इसकी वैल्यू खुद ब खुद कोई नहीं हो सकती जब तक x की वैल्यू ना कोई हो। ठीक है, कोई ना कोई x की वैल्यू होगी और उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये आएगा। इसके अलावा भी और बहुत से फंक्शंस हैं। एरिया जो है, एक सर्कल है, एक सर्कल का एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए इज पाई आर स्क्वायर। तो जितना रेडियस होगा उस हिसाब से सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो इट मींस के इस केस में अगर ये स्क्वायर सर्कल का एफ ऑफ एक्स है, तो इस केस में x जो कि r के इक्वल है और आउटपुट f ऑफ x जो कि एरिया के इक्वल है, जो कि पाई r स्क्वायर के इक्वल है, या पाई x स्क्वायर अगर आपने इनपुट x रखी हुई है तो उसके इक्वल है। तो इट मींस के रेडियस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, वॉल्यूम भी एक फंक्शन हो सकता है। आपने एक स्फीयर है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वो आपको यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है। अब ये जरा पढ़ लें, थोड़ा सा आपके जहन में आया कि फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल से आपको पता चल जाना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस अब हम पढ़ेंगे। आम लाइफ में भी फंक्शंस की बहुत वैल्यू है, मैथमेटिकल लाइफ में भी, मैथमेटिक्स में भी फंक्शंस की बहुत वैल्यू है। बल्कि आप देख लें, ना सिर्फ आपका सेकेंड ईयर का मैथ फंक्शन से शुरू हो रहा है, बल्कि इसके ऊपर ही आपने लिमिट का कंसेप्ट पढ़ना है, और उसके ऊपर आपने डेरिवेटिव सेकंड चैप्टर आपने पढ़ना है, और उन्हीं के ऊपर आपने इंटीग्रेशन थर्ड चैप्टर आपने पढ़ना है। तो ये इतना ज़्यादा अहम ये कंसेप्ट है फंक्शंस का, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, इस केस में अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ये थ्योरी पढ़नी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फंक्शन का कंसेप्ट आपको समझ आएगा तो फिर आगे बात बनेगी, नहीं तो मसला हो जाएगा। फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट टूल्स बाय विच वी डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। ये मैं बता चुका हूँ आपको। दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप। देखा है, रिलेशन आ गया ना। पहले मैंने ऊपर रिलेशन बताया आपको, फिर फंक्शन बताया। रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज एंड हेंस प्ले सेंट्रल रोल इन द स्टडी ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस आ गया। कैलकुलस के ऊपर मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दिया कि कंटिन्यूस चेंज को ये डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल होता है कैलकुलस। ठीक है जी,
नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज टू डिस्क्राइब, ये और भी इसकी हो सकती है प्रोनाउंसिएशन, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने किया वही हो, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है नहीं, तो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मतलब मेरी गलत हो सकती है। तो द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस, डिपेंडेंस देखा अभी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बताया, यानी कि इस केस में वोल्टेज डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, तो वोल्टेज की टाइम के ऊपर डिपेंडेंस बताने के लिए फंक्शन यूज करेंगे हम। वन क्वांटिटी ऑन अनदर, द फॉलोइंग एग्जांपल illustrates how this term is used. Area A of a square depends on one of its sides. अच्छा, स्क्वायर का एरिया x by formula a is equal to x square, so we say that a is a function of x। अब आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है उसका एरिया किसके इक्वल होता है, दोनों साइड्स को रेक्टेंगल और स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इज इक्वल टू जो एरिया है एक्स स्क्वायर की इक्वल है। तो वॉल्यूम स्फीयर का उसका फार्मूला ये होता है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर। बाकी 4/3 पाई जो है उन पे भी कर रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट है, सिर्फ रेडियस ही चेंज एक वेरिएबल है। ए फंक्शन इज अ रूल और कोरिस्पोंडेंस relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। यही चीज हमने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में पढ़ी थी, तो ज्यादा इस पे मैं आपको नहीं टाइम लगाऊंगा। दस इन वन above a square of a given side has only one area and in two the sphere of a given radius has only, यानी कि यही तो एक कांस्टेंट है इधर, अगर आपने रेडियस को ही कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम तो फिर एक ही होगा ना, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। आर को अगर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा, एक्स को अगर आप कांस्टेंट कर देंगे तो ए भी कांस्टेंट ही हो जाएगा। अब फंक्शन की डेफिनेशन ला रहा है वो, ए फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट, अब सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो थेरी डेवलप होती है ना, थेरी की डेवलपमेंट, ये मैंने जब सेट्स पढ़ाए थे लास्ट ईयर आपको, लास्ट ईयर मैथमेटिक्स में, तो तब भी ये मैंने आपको बताया था कि सेट थेरी जो है वो खुद चाहे इतनी ज़्यादा शायद प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सेट थ्योरी मैथमेटिक्स में बाकी ब्रांचेस की थ्योरी डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी यानी कि हर, समझ लें तकरीबन मैथमेटिक्स की ब्रांच में इसका हेल्पिंग रोल होता है, और जब इसका मतलब है कि मैथ गुरुज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ गुरुज और मैथ लवर्स में जो बुनियादी डिफरेंस है ना वो ये है कि मैथ गुरुज ने थेरी और वो डेवलप करनी होती है मैथमेटिक्स की थेरी, जबकि मैथ लवर्स जो कि यानी कि इंजीनियर्स वगैरह हैं उन्होंने सिर्फ यूज़ करना होता है मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके अपना मकसद हल करना, ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट स्किल होता है मैथ लवर्स का, यानी कि जो इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं अकाउंटेंट्स आगे, वो ज़ीरो फैक्टोरियल वन क्यों है उन्हें पता है नहीं पता, इससे कोई सरोकार नहीं होता उनका, उन्हें मतलब क्यों है, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो फैक्टोरियल वन होता है और उसको यूज़ करें और अपना हल करें क्वेश्चन एट हैंड, और बस बात ख़त्म। लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स को एज ए फुल टाइम करियर लेना चाहते हैं, आगे रिसर्च करेंगे, तो उस केस में उनको ये चीज़ें, छोटी छोटी फैक्ट्स फिंगर टिप्स में ना सिर्फ होने चाहिए बल्कि उन्हें वजह भी पता होनी चाहिए। तो ये देखें, जब डेफिनेशन और थ्योरी डेवलप हो रही है तो सेट्स की तरफ ही जा रहा है। A function f from a set x to set y is a rule or corresponding that assigns to each element x in x, यानी कि जो x element है in set x a unique element y in set y. The set x is called the domain of f. The set of corresponding elements y in y is called the range of f. मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, काइंडली पढ़ें जाके वो पिछले लेक्चर्स देखें इनको, ठीक है। Unless stated to the contrary, we shall assume thereafter that the set x and y consist of real numbers। हाँ, यहाँ जितने भी हम फंक्शन हैं वो रियल नंबर्स ही होंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, हालांकि कम्प्लेक्स नंबर्स के भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है।
और लेकिन वो इस बुक की बहस में नहीं आ रहे, तो यहाँ हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। यहाँ देखें, इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन वेरिएबल x इन a way, यानी कि जैसे ये v डिपेंड कर रहा था t के ऊपर, in a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझे। अलबत्ता मैं नहीं समझता कि इसे मैं एक्सप्लेन करूं ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि पहले मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्विस मैथमेटिशियन आयलर इन्वेंटेड, ये ठीक ही है प्रोनाउंसिएशन मैंने। Swiss mathematician Euler invented a symbolic way to write the statement y is a function of x as y is equal to f of x, which is read as y is equal to f of x। ठीक है जी, ये नोटेशन उसने डिटरमिन की कि इसको हमने, ये जो हम लिख रहे हैं कि y is equal to एफ एक्स, तो इसे पढ़ना ये है कि y is equal to f of x, ठीक है, which is read as y is equal to f of x। Functions are often denoted by letters such as f, g, h, capital F, G, H भी हो सकते हैं। A function can be thought of as a computing machine f that takes an input। देखें, यही मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ भी नीचे, ठीक है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी मैं बता चुका हूँ, और अब वो यही बता रहा है कि रियल वैल्यूड फंक्शंस को ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो गिवन फंक्शन ये है और वो भी कह रहा है कि इसका जीरो ये फाइंड आउट करना है, तो ये इंतहाई आसान है। ये आपके पास फंक्शन मौजूद है, ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो आप इसमें एफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो की पावर 3 माइनस 2 इंटू ज़ीरो, इसकी पावर 2 प्लस 4 इंटू ज़ीरो माइनस 1, तो ये माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। और जब हम देखेंगे कि इसको 1 पुट करना, 1 वैल्यू यहाँ, तो f1 किसके इक्वल आएगा, 1 की वैल्यू क्यूब, 2 इंटू 1 की वैल्यू स्केयर, प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1, तो ये माइनस 3 2 और ये 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। ये 2 इसी तरह हमने ये एफ नेगेटिव 2 एफ, ये अब चीज़ें आपको आती हैं पहले सारी अलजबरा, अब अगर आपको नहीं आता तो मेरा कसूर नहीं है, आप पीछे जाएं, मैटर का मैथ अच्छी तरह करें, फिर आप इधर आएँ, और अगर वहाँ डंडी मार के गुजरे हैं तो फिर डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ रही हैं, ठीक है। अब स्पून फीडिंग नहीं होगी, मैं अज्यूम करूँगा थेरी और जो चीज़ें पढ़ाने वाली थी ये चीज़ें पढ़ाने वाली थी, ठीक है। थेरी मैंने समझा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ये एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल 2-3 मैंने आपको दी हैं, वो देने का मकसद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करवाऊँगा क्योंकि नए-नए आ रहे हैं, लेकिन ये मैं पढ़ाऊँ इधर अलजबरा, ये 1 पुट किया, स्क्वायर किया, ये किया, वो किया, तो ये वैल्यूज़ आ गई, सॉरी ये इधर ऐसे नहीं होगा। बस ये आखिरी में ये है कि ये देखें, और क्योंकि ये फंक्शन आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो आपने इधर करना वही आपने दूसरी तरफ कर देना, यानी कि एफ एफ एक्स फर्ज करें आपके पास एक्स प्लस 2 है, या चलें इसे 3 कर लें, ये ना हो के कंफ्यूज कर दें। जो आप इधर अगर आप एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कर रहे हैं तो उधर भी आप वही कर दें, सिर्फ और सिर्फ है एक्स में होगा, एक्स की जगह आप एक्स माइनस 1 पुट कर दें। इधर अगर आप एक्स को स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर देंगे। इधर अगर आप एक्स की जगह वाई पुट कर रहे हैं तो उधर भी वाई प्लस 3 हो जाएगा। इधर अगर आप एक्स की जगह एक्स माइनस ए कर रहे हैं तो उधर भी ये हो जाएगा 2 एक्स माइनस ए प्लस 3। ये चीज़ें आपने बस याद रखनी है, वही काम उसने इधर किया है कि एक्स की जगह एक्स प्लस 1 पुट किया है, तो जहाँ जहाँ एक्स था उसने एक्स प्लस 1 पुट कर दिया और उसे फिर वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है जी। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखनी है।
और आगे चलते हैं। ये एग्जांपल देखें, उसने एक्स की जगह 1/x किया तो दूसरी साइड पे भी एक्स की जगह 1/x पुट करके उसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब वो पूछ रहा है कि इसकी और इसकी डोमेन और रेंज आपने फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करना इजी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, तो फिर आगे चलते हैं यहाँ से। अच्छा। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का तरीका जो होता है ना, डोमेन और रेंज का आपको पता होना चाहिए कि हैं क्या। ठीक है ना। थोड़ा सा ब्रीफली सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद है कि ये डोमेन थी, ठीक है, इनकी आपस में रिलेशनशिप जो हमने कायम किया, और ये रेंज थी। ठीक है, इनपुट सेट है और आउटपुट सेट है, जबकि इस केस में एफ ऑफ एक्स जो कि वाई है और ये एक्स कह लें या 2x+3 कह लें। अब इस केस में डोमेन और रेंज क्या होगी? देखें, डोमेन एक्स की इनपुट क्या है, इसको याद करें, अभी हमने ये डिस्कस किया है। इनपुट क्या है? एक्स। आउटपुट क्या है? वाई, जो कि एफ ऑफ एक्स है, जो कि 2x+3 के इक्वल है। ये फंक्शन है। ठीक है, एक्स की वो तमाम वैल्यूज जो कि एक्स की हो सकती हैं और ये फंक्शन आउटपुट वैलिड रहेगा, वो डोमेन में आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज इसमें आ सकती हैं और कौन कौन सी नहीं आ सकती? एक तो आपको पता है कि एक्स रियल नंबर है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ जी इसे 1+i इनपुट दे दो, तो आप कहेंगे नहीं जी ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये इनपुट नहीं इसकी हो सकती। तो तमाम कम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गए, तमाम रियल नंबर्स आ गए। अब इन रियल नंबर्स में जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी उसकी वैलिड कोई ना कोई उसका कोरिस्पॉन्डिंग वन वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। इसे अगर आप ड्रॉ करें 2² + 3, तो x3 पे यहाँ से कहीं ये कट करेगा, यहाँ पे करके इस तरह। ठीक है, यहाँ पे इस तरह इसका कोई ग्राफ बनेगा 2x+3 का। तो 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस है, यानी कि x की कोई भी वैल्यू होगी तो उसके लिए यूनिक एक वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो इनपुट क्या हो जाएगी? रियल, सॉरी, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और इसकी आउटपुट क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब हम फंक्शन ये देखते हैं इसी तरह। ये फंक्शन अगर आप देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, -∞ to ∞, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में तमाम रियल नंबर्स। -∞ to ∞, ये लाइन ही होगी ना, और ये -∞ और ये इन्फिनिटी, और यही रियल लाइन होती है। तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगी, जिसे रेंज कहेंगे? आउटपुट 0 to ∞ होगी। कैसे? तमाम नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव -5 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। ठीक है, तमाम नेगेटिव नंबर्स का जीरो से लेके, यानी -1 से लेके, वैसे तो 0 से लेके -1 के दरमियान भी तमाम नंबर्स नेगेटिव ही हैं, लेकिन चलें -1 से लेके इन्फिनिटी तक के तमाम नंबर्स पॉजिटिव ही हो जाएंगे। तो इसकी रेंज क्या हुई फिर? 0 to ∞। और लिखेंगे उसे कैसे? यहाँ 0 से शुरू करेंगे और ये ऐसे चलेंगे। यहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट है और यहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट डाली हुई है। या इसे इस तरह लिख लें कि डोमेन जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है और रेंज जो है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। इसी तरह इस एग्जाम्पल 3 की क्या होगी? एग्जाम्पल 3 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/x² -4 x/x+4 x-4। ठीक है जी, ये आपका हो गया, ये फंक्शन है आपको दिया गया। अच्छा, अब इस फंक्शन में आप देखें कि कौन कौन सी, ये ड्रॉ कर लें इस तरह। इनपुट एक्स ही है इसमें, आउटपुट क्या है? एफ ऑफ एक्स है।
इसे इधर f लिख लें इधर, और f ऑफ x किसके इक्वल है? x ओवर x प्लस 4 x माइनस 4। ठीक है जी, ये ले। अब x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? x की कोई भी वैल्यू हो सकती है सिवाय एक के। जब x 4 के इक्वल होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे x की वैल्यू पर 4, 4 प्लस 4 और 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये जीरो आ जाएगा नीचे, 4 ओवर जीरो, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, उसके अलावा x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो डोमेन क्या हुई फिर इस फंक्शन की? इस फंक्शन की डोमेन हुई तमाम रियल नंबर्स माइनस 4। वो इस तरह लिखेंगे हम। ये अब आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ आप लिख लें कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। या ये लिख दें आप, या इस तरह लिख दें, एक ही बात है। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, ये दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है जी, ये अब आपने याद रखना है। इसमें मैं दोबारा ये बताऊं कि ये जो बड़ी ब्रैकेट है वो तब इस्तेमाल की जाती है जब आप वो इंक्लूड कर रहे हैं 4 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी कितनी है, कहाँ तक है, चलती जा रही है, वो कोई वाज़ेह डिफाइंड नहीं है, इसलिए वहाँ छोटी ब्रैकेट यूज़ की। और यहाँ 4 इंक्लूडिंग 4, वी आर इंक्लूडिंग 4, तो उसके लिए ये सॉलिड बड़ी ब्रैकेट हमने यूज़ की और यहाँ इन्फिनिटी तक हम गए। ये आपने याद रखना है। इस तरह ये नोटेशन यूज़ की जाती हैं। अब नेक्स्ट हम डोमेन और रेंज दे। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी? रेंज के लिए ना मैं आपको बताऊं, सबसे बेहतरीन इसका तरीका है कि इसकी रेंज के लिए आप ग्राफ इस्तेमाल कर लें। खुद बताना इसकी ना थोड़ा मुश्किल काम होगा, हो सकता है जब आपको आइडिया हो जाए। मैंने तो बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग की हुई है, हमारा एक पूरा हमारे सब्जेक्ट से जिसमें आप एक्सेल कर ही नहीं सकते थे जब तक आपको इस तरह के फंक्शंस के प्लॉट्स ना आते हों। ठीक है, तो उसमें आपको आगे भी चल के हम फंक्शन देखेंगे, साइन, काज, ये वो, ई की पावर एक्स, और इवन के ई की पावर एक्स स्केयर, इस तरह के बड़े उल्टे सीधे फंक्शंस थे। ऐसे ऐसे जो आपने पढ़े भी नहीं है अभी। ये डेल्टा फंक्शन था, और ये यू टी एक फंक्शन था। ये डेल्टा फंक्शन का प्लॉट इस तरह का होता था, ये एक ही जगह ये प्लॉट है, और ये इस तरह का, ये जीरो के ऊपर टी इज इक्वल टू जीरो पे ये प्लॉट है। इसका मतलब है कि इसकी विड्थ जीरो है और इसकी हाइट इंफिनिटी है। इस तरह के भी हमने प्लॉटिंग देखी हुई है। तो मुझे तो ये आइडिया है कि प्लॉटिंग ये किस तरह होती है, मैं थोड़ी बहुत जेन में भी इमेजिन कर लेता हूँ। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर लें फिर। वो जो सॉफ्टवेयर आपको बताया है इसी में चलें, यहाँ पर जाके आप प्लॉटिंग कर लें। ठीक है। हाँ हाँ, इन्होंने बदल ही दिया है ये देखें, ये प्लॉटिंग है यहाँ पर, जियोमेट्री, पैरेलल, परपेंडिकुलर। चलें, अब ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ी सी ऐप अब इन्होंने चेंज कर दी है। ठीक है, अभी अभी पीछे मैंने, हाँ हाँ, ठीक है। चलें, ये मैं देख लूँगा इसकी प्लॉटिंग। प्लॉटिंग यहाँ पर नहीं चेंज की होगी इन्होंने, ऑनलाइन वर्जन में इसका चेंज हुआ। तो सिंबल ऐप www सिंबल ऐप, यहाँ पर ग्राफिंग में आप जाएं। चलो भाई, यहाँ पर आप प्लॉट करके देख सकते हैं। क्या प्लॉट करना था हमने? एक्स ओवर कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स
+4 इंटू एक्स -4। ये ले, ये इसका प्लॉट हो गया। ये आपको यहाँ पर इसका प्लॉट नज़र आ गया। ठीक है, प्लॉट थोड़ा सा वो उसके लिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि बीच में इन्फिनिटी वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह प्लॉट करके आप उसकी रेंज दे सकते हैं। अच्छा, इसने कैसे फाइंड आउट किया जी, इसको देखते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 2। अच्छा अच्छा, सॉरी, एक्स स्क्र -4 था, ये नहीं, एक्स स्क्र -4 था तो ये +2 आना था और ये -2 आना था। ये +2 -2 +2 -2, तो ठीक है, इधर सिर्फ और सिर्फ यही फर्क पड़ा है कि यहाँ पर 2 बीच में इंक्लूडेड नहीं होगा, तो बल्कि प्लस -2 भी इंक्लूडेड नहीं होगा। +2 और -2 इन दोनों पे एग्जिस्ट नहीं करेगा ये फंक्शन। ठीक है, इसमें से -2 भी आप निकाल दें, एक्सेप्ट रियल नंबर्स 2 एंड 4, 2 एंड -2। इसके अलावा ये फंक्शन हर किसी पे डिफाइंड होगा। तो इज नॉट डिफाइंड, रेंज क्या है उसकी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आ रही है यहाँ पे। यार आप देख लें कि पूरी की पूरी रेंज कवर हो रही है, माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ गया, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज, ये डोमेन यहाँ से इस साइड पर आ रही है, इनपुट यही है ना और आउटपुट ये है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आउटपुट जा रही है। आप बस इधर देख लें कि 2 के ऊपर देखें इसे क्या हुआ, और ये -2 मैंने 4 कर दिया इसलिए इसने ये किया, जबकि इसे 2 करना चाहिए था, 2 और -2। अब ठीक हो जाएगा। चलें, अब देखें, ये 2 4 6 8 और 10, तो 2 के ऊपर ये जा रहा है फंक्शन, ये फंक्शन, ये लाइन नहीं है, ये जो हल्की लाइन है वो है फंक्शन असल में। ताकि ये फंक्शन इधर जा रहा है और ये फंक्शन इधर आ रहा है। ये जो दूसरी ये स्ट्रेट लाइंस हैं, सिम्पटोट्स हैं, वो उसने ड्रा कर दिए हुए हैं। ये हल्की जो लाइन है वो असल में ग्राफ है। ये ऊपर इन्फिनिटी तक गया, नीचे आया, ये गया, ये फंक्शन है। ठीक है जी, और ये देखें फंक्शन 3 हिस्सों में है, एक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। माइनस इन्फिनिटी, जब x माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आता है, -2 तक, तो ऐसे ये फंक्शन जाता है। और फिर जब जैसे ही -2 से थोड़ा सा आगे जाता है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है, और जैसे ही फिर +2 होता है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से फौरन इन्फिनिटी हो जाता है और इधर आ जाता है। वो आप खुद भी देख सकते हैं, इधर यही हो रहा है ना इस फंक्शन में। जब तक ये थोड़ा सा छोटा रहेगा नेगेटिव +2 से, तो ये नेगेटिव रहेगी ये टर्म, और ये ओवरऑल नेगेटिव होगा। जैसे ये थोड़ा सा 2 से बढ़ेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वही काम इधर इस फंक्शन में हो रहा है। इसका प्लॉट कुछ फिर इस तरह का हुआ, मैं आप इधर आपको ब्लू से ये प्लॉट करके दिखा देता हूँ। ये फंक्शन जा रहा है तकरीबन 0 0 0 0 -2 पे आके वो जाता है इन्फिनिटी तक। फिर ये -2 है वो वहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी से आता है, ये इधर होके ये फिर पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी से आके इस तरह का ये प्लॉट है, इस तरह का इस फंक्शन का, जो कि मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। वहाँ भी प्लॉट करके मैंने आपको दिखाया। ये सॉफ्टवेयर मैंने आपको इसीलिए बताए थे कि आप जाके ये प्लॉटिंग वगैरह करके खुद देख लें, और भी इनमें बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमने सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हमने इसकी रेंज फाइंड आउट कर ली, और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड +2, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, आगे चलते हैं। चलें, इधर ही मैं आपको ये बता देता हूँ। इसकी डोमेन और रेंज होगी, यहाँ इसको ख़त्म करें ना ज़रा, इसी के ऊपर यूज़ कर लेते हैं हम। देखें, ये है ना, इसकी डोमेन और रेंज देखें कि x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक स्कैन करके देखें। आप अपने पहले ज़हन में स्कैन करके देखें ना, x की वैल्यू रियल नंबर है ना, तो वो
शुरू होती है नेगेटिव इन्फिनिटी से और जाती है इन्फिनिटी तक। तो नेगेटिव इन्फिनिटी पे क्या होगा इसकी वैल्यू? नेगेटिव इन्फिनिटी को छोड़ें, आप इसकी वैल्यू 10 रख के यहाँ पर देखें, 10 स्क्वायर क्या होगा? 100 माइनस 9 क्या होगा? 100 - 9 91। तो ये पॉजिटिव एक का वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जब 3 पर आएंगे तो 3 पर ये 0 हो जाएगा, -3 पर आएंगे, -3 से ये नीचे जाएंगे। तो फर्ज करें -2 आप इधर वैल्यू रखें, -2 स्क्वायर -3, ये अब अगर आप वैल्यू रखेंगे तो उसमें ये होगा, हाँ ये क्या हो रहा है? -2 स्क्वायर -1, ये बनेगा 4 -3 स्क्वायर रूट इतना, -5 स्क्वायर रूट। तो ये कोई ना कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना? स्क्वायर रूट 5 आयोटा आ रहा है जो कि कम्प्लेक्स नंबर है, और हम तो सिर्फ रियल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं, ये रियल फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये -3 से नीचे नीचे अनडिफाइंड होगा। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? डोमेन इसकी बनेगी -इन्फिनिटी टू -3, और फिर 3 से ये स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ये इसकी होगी डोमेन, जिसको कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। और इसकी रेंज क्या होगी? ऑफ कोर्स कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव होगा तो कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस रेंज के अंदर अंदर ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये जाएगा, जो कि ये रियल नंबर्स यहाँ पर है। ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस अब हम देखेंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज का अब आपको आइडिया हो गया। अगर नहीं समझ आता कि ये क्या हुआ है तो आप इसका ग्राफ इधर प्लॉट करके देख लें। इधर चलें जी, यहाँ पर हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा, स्क्वायर रूट किधर गया भाई? अब स्क्वायर रूट ऊपर कहीं होगा, ये है। अच्छा जी, तो फंक्शन है x की पावर स्क्वायर, अच्छा ठहरे जी, ऐसे नहीं होना। ये ऐप जो है ना सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होती है उसमें, डेस्कटॉप पे। ये यहाँ आईपैड पे ये इशू ही करते हैं। नहीं, फिर इशू हो गया। ये इधर एक्स स्क्वायर है, अब ठीक हुआ। ठीक है जी, तो ये इसका प्लॉट है आपके सामने। ये जो उसने लाइनें, ये एसिम्पटोट्स हैं, ये ग्राफ नहीं है, ये असल में ग्राफ है। वो दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसी पे मैंने ग्राफ अपने जो क्वेश्चंस किए हैं आगे चल के उसमें मैंने यूज किया है। तो ये वो सॉफ्टवेयर मैं आपको इस कोर्स खत्म होने के बाद पूरी तरह सिखा दूंगा। तो ये असल में प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये असिम्पटोट्स है। ठीक है, ये आपको इस तरह ये कंफ्यूज कर सकता है ये सॉफ्टवेयर, पता नहीं इन्होंने क्यों इस तरह प्लॉटिंग की हुई है। चलें खैर, तो डोमेन और रेंज आपको साफ पता चल रही है इधर से, डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये डिफाइंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर अनडिफाइंड है। फिर ये -+3 से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, और ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है। तो रेंज हो गई फिर 0 टू इन्फिनिटी, और डोमेन हो गई -इन्फिनिटी टू
-3 और यूनियन उसके बाद 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये रेंज हो गई। आगे उसने कहा है जी द ग्राफ्स ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शन, ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो बड़ा गड़बड़ है इसमें। ठीक है, ये देखें, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये मैंने आपको बताया है। चले मैं ये अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये देख लें कि ग्राफ इनके कैसे ड्रॉ करने हैं। उसकी वजह ये है कि मुझे जहाँ तक याद है मैंने अपनी 5th या 6th क्लास में वो छोटे छोटे ग्राफ सीधी स्ट्रेट लाइन के, यानी कि y इज इक्वल टू 2x x+1, इस तरह के ग्राफ वो पकड़ के मैं ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करता होता था। तो ग्राफ आपको ड्रा करने आने चाहिए। पीछे मैंने 11th चैप्टर में भी एक्सप्लेन किए थे ग्राफ कैसे ड्रा करने हैं। तो ये नहीं मैं आपको बताऊंगा कि x की वैल्यू लें, इस तरह वैल्यूज पुट करें, ये टेबल बनाएं और ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। ये अब आपको यहाँ पर आने चाहिए, नहीं तो इधर से ये पढ़ लें। वैसे तो पीछे पिछली क्लासेस में जाके करना चाहिए आपको, नहीं तो यहाँ पढ़ लें, एक्सप्लेन इसमें किया हुआ है कि किस तरह प्लॉटिंग होती है और आप देख लें। ये देखें कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि ये जो ग्राफ इसका आया उस पे हम स्ट्रेट लाइन एक ही जगह कट कर रही है यहाँ पर, तो ये फंक्शन हुआ स्ट्रेट लाइन है। एक ही जगह कट कर रही है, स्क्वायर है और सॉरी सर्कल है, तो दो जगह पर कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसको ये भी मैंने बताया था कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, वो भी आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखें जाके, फर्स्ट ईयर के। ये भी देखें, दो तीन जगह पर कट हो रहा है, एक लाइन इसको 1 2 3 जगह, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। मैथमेटिकली इस तरह पता चलता है हमें कि ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन ये वाला प्लॉट किया उसने एग्जाम्पल 5 में, यहाँ ये प्लॉटिंग अब आपको आनी चाहिए। तो ये यहाँ भी उसने ग्राफ ऑफ फंक्शन डिफाइंड पीस वाइज, ओ अच्छा, पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर आगे चलेंगे, आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये हम आगे चल के देखते हैं। कुछ तो आपने पहले भी पढ़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये वो। ठीक है जी, पीस वाइज फंक्शन अभी डिस्कस करते हैं हम क्या है। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन ना डिवाइडेड होता है दो हिस्सों में ज्यादातर, बल्कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मसलन आपको पता है साइनोसाइडल फंक्शन क्या है, वो इस तरह ये चलता ही जाता है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। एक स्ट्रेट फंक्शन, लीनियर फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन है। और इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह का होगा, पैराबोलिक होगा। लेकिन पीस वाइज फंक्शन जो है वो इस तरह हो सकता है, यहाँ तक गया, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया जी, चलें बस ख़त्म कहानी। और ये ज़ीरो है और ये वैल्यू फ़र्ज़ करें 5 है और ये वैल्यू फ़र्ज़ करें 9 है और ये फ़र्ज़ कर लें 14 है। तो फिर इसको इस तरह लिखा जा सकता है इस फंक्शन को कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 टू एक्स 0 टू 5 तक। ठीक है जी, और ये लिखा जा सकता है x माइनस 9 9 और ये जाएगा 14 तक गया, ये 5 तक ही जा रहा है, 14 तक। ठीक है जी, ठीक है, इसकी ये 5 होगा, गया ये 14 तक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू इसकी 5 ही है। ठीक है, मीन्स के हाइट इसकी 5 है, ये 5 का मतलब है कि 5 5 है, इसका मतलब 14 5 है। इसका मतलब है इस पॉइंट का कि ये 5 0 है, इस पॉइंट का मतलब है कि ये 9 0 है, इस पॉइंट का मतलब है 14 0 है। ये पीस वाइज फंक्शन होगा। क्या होगा, लिखा कैसे जाएगा, मैं अभी आपको इधर बता देता हूँ। इसे डुप्लीकेट कर लें और ये कन्वर्ट हो जाएगा, मैथ में कन्वर्ट करें इसको, ये बिल्कुल जी, ये इस तरह लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि ये 0 से 5 तक x है और 9 से 14 तक ये x माइनस 9 है,
उसके बाद ये अनडिफाइंड है। ये फंक्शन 0 से इन्हीं दो रेंजेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो ये देखें कि ये दो ब्रोकन फंक्शन है, यहाँ से इस रेंज में इतना है और यहाँ से लेकर ये इतना है, और ये रेंजेस साथ साथ भी हो सकती हैं। अगर आप इस तरह का फंक्शन देखें, ये भी है, ये फर्ज कर लें 2 है वैल्यू, यानी कि 2 है ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट क्या है, 4 है, 4 0 है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, अब ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगी 2 माइनस 4 माइनस एक्स होगी इसकी, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। तो इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 से एक्स 2 तक 4 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2 से 4 तक, ये इसकी इक्वेशन आएगी। चले इस तरह आ जाएगी ये फंक्शन, ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह। ये पीस वाइज क्यों है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है, उसके बाद ये सडनली चेंज हो जाता है फंक्शन, टोटली एक नई इक्वेशन इसको डिफाइन कर रही है। जरूरी नहीं है कि ये इसमें गैप हो जो इस तरह है और जो इस तरह गैप है, ये यहाँ से टक देखा गैप है ना, और यहाँ पर तो वहां से शुरू भी नहीं हो रहा था, एक 4 के गैप के बाद शुरू हुआ फंक्शन। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये पीस वाइज फंक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइंस ही हों, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है। उसके बाद यहाँ से ये शुरू हो सकता है, ये भी एक पीस वाइज फंक्शन है। इसे कैसे डिफाइन करेंगे आप, इसकी इक्वेशन आपको याद है, ये फर्ज करें कि ये 3 1 1 कर लें, ये -1 से 1 और ये भी ऊपर 1 है और ये 2 से स्टार्ट हो रही है स्ट्रेट लाइन। तो इसका क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन है, और इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 2 है, और यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये -1 से 1 तक x की वैल्यू आ रही है, और ये आ रही है x माइनस 2, और ये जा रही है माइनस इन्फिनिटी तक ले जाना चाहें तो लेके भी जा सकते हैं, फिर भी ये पीस वाइज होगा। चलें ले जाते हैं माइनस इन्फिनिटी तक इसको, और ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 से स्टार्ट हो रही है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। इस तरह के ये पीस वाइज फंक्शन हैं, ठीक है जी। उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, वो हम देखते हैं, ये काफी ज्यादा आपने इस तरह के फंक्शंस पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, अब से उनको मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म में हमने इनको रिप्रेजेंट किया ना, इक्वेशन लिख के हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली क्लास में ईयर 11 में हमने सेट्स लिख के रिप्रेजेंट किया था, अब हम अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल इस टाइप की होती है कि एक कांस्टेंट होता है और एक्स की कोई पावर होती है उसके साथ, ठीक है, ये ए एन एक्स की पावर एन है। अब मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इधर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि पोलिनोमियल इस फॉर्म की होती है, ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल है 2x+1, ये भी एक पोलिनोमियल है 3x² +2x+1, ये भी एक पोलिनोमियल है। इसमें आपने ये देखना है कि ये a1 an-1 ये कम्प्लेक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरह की ये पोलिनोमियल होगी और वो फंक्शन होगी, तमाम के तमाम पोलिनोमियल्स ना वो फंक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन अभी बताया था मैंने, अभी उसको मैंने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था हमने लीनियर फंक्शन। अभी मैंने बताया कि जिसकी स्ट्रेट लाइन हो, लीनियर फंक्शन का भी आपको पता है। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन तो बहुत ही आसान है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आएगा, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी, ये आइडेंटिटी फंक्शन तो होता है, ठीक है। अब ये पढ़ लीजिएगा आप ये क्या कह रहा है। कांस्टेंट फंक्शन भी इंतहाई आसान है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी
सी कांस्टेंट है, 1 2 3 कोई भी ये वैल्यू हो सकती है। तो ये इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसका फंक्शन आएगा। तो ये उस पे पूरी उतरती है, आपकी दोनों डेफिनेशंस के ऊपर स्ट्रेट लाइन ये पूरी उतरती है। अगर आप इसको ऐसे देखें, ये 1 के ऊपर है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो 1 एक ही जगह पे कट कर रही है। दूसरा, ये इसको अगर आप उस सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 1 है और ये यहाँ के सारे इन्फिनिटी पॉइंट्स जो है वो 1 के ऊपर ही पॉइंट हो रहे हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, ये भी फंक्शन है, रिलेशन भी है, फंक्शन भी है एक। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। रैशनल फंक्शन, अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपको बताए थे। पॉलिनोमियल ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल फंक्शन होगा। ठीक है जी। और बस नीचे वाला वो जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। ये अब आप पढ़ लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। 9th चैप्टर से ऑनवर्ड 5-6 चैप्टर आपने इसके ऊपर पढ़े हैं। 6 चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर पढ़े हैं। डोमेन और रेंज इनकी देख लीजिएगा, ये मैंने बड़ी तफसील से पीछे बताया हुआ है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा ये क्या है लिखा हुआ यहाँ पर, इनकी डोमेन और रेंज क्या है, तो वो जाके आप फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स 9th चैप्टर से ऑनवर्ड पढ़ लें। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने बड़ी तफसील से पढ़े थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने पढ़े भी हैं और अब यहाँ पर तो कुछ और ज्यादा तफसील से पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन मैं थोड़ा सा इनमें बता दूं, फिर ये तकरीबन एक्सरसाइज 1 खत्म होने और इसकी थ्योरी खत्म होने की तरफ आ रही है, फिर आगे एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, यानी कि कोई ना कोई पावर हो, यानी कि y आ जाए, y जो कि f ऑफ x जिसके इक्वल लिया हुआ है हमने, x की पावर 2, या इसको नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, ये आएगा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट हो, उसकी पावर एक्स, रियल रियल नंबर होना चाहिए, उसकी पावर एक वेरिएबल होनी चाहिए। जबकि जो पहले हम पढ़ रहे थे वेरिएबल था, उसकी पावर एक कांस्टेंट थी। दोनों में फर्क समझना आपने, 2 की पावर एक्स और एक्स की पावर 2 में बड़ा फर्क है, ये आपने समझना है। ये पहले ये मैट्रिक में आपने पढ़े हुए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ज्यादा तफसील में मैं इसकी नहीं जा रहा। यहाँ पर सिर्फ आप देखें कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसने बताया हुआ है, y इज इक्वल टू ई की पावर x। ये e बड़ा इंपॉर्टेंट है, e की वैल्यू है 2.718 और ये चलती जाती है। ये इर्रेशनल नंबर है, ये इतना अहम नंबर है कि जितना अहम पाई है, ठीक है, जितना अहम अयोटा भी एक कांस्टेंट था, ये उतना बेसिक नंबर है और इतना ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। तो ये इसको अभी आप देखें, ये अभी मैं बताता हूँ कि ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथम भी आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, ये भी मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। ये एफ ऑफ एक्स होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, लॉग एक्स, यानी कि आपके पास ये एक फंक्शन है, ये उसकी इनपुट है, ये उसकी आउटपुट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इसको यहाँ पर ये रखें, सॉरी, हाँ जी, लॉग एक्स। इसमें पावर क्या होती है, अगर ये आप इसको y के इक्वल करते हैं तो y लॉग x का क्या मतलब है, मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ जी, ये मतलब है, एक मिनट, कि y इज, ठहरे, x इज इक्वल टू टेंस पावर y, ये इसका मतलब है। ठीक है, जबकि नेचुरल लॉग जो होता है, अब नेचुरल लॉग आप ज्यादा पढ़ेंगे, इस लॉग से ज्यादा नेचुरल लॉग ज्यादा इस्तेमाल होता है। एल एन का मतलब है नेचुरल लॉग, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू ईज पावर y, ई वही ई है जो ये ऊपर ही है, यानी कि नेचुरल लॉ की बेस क्या होती है, ई 2.718 इरेशनल नंबर एक। ठीक है, जबकि जो लॉगरिदम आप पहले पढ़ रहे थे उसकी बेस क्या होती थी, 10। ठीक है, इसलिए इसको इस तरह लिखा और इसको इस तरह लिखा। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका लॉगरिदम भी स्ट्रांग है, मैट्रिक में आपने स्किप नहीं किया था। अगर आपने किया था तो सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा हेल्प यहाँ नहीं कर सकता आपकी। हमने एफएससी का मैथमेटिक्स पढ़ना है, ना कि मैट्रिक का यहाँ पे। ठीक है जी, ये
अच्छा जी, लॉगरिथमिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं वो साइन जैसे ही दिखते हैं लेकिन होते बड़े मुख्तलिफ हैं उनसे। साइन एच एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू ईज पावर एक्स नेगेटिव ईज पावर नेगेटिव एक्स। ठीक है जी। और काज एच एक्स क्या होगा? ये हाइपरबोलिक काज और साइन है, प्लस ईज पावर एक्स है। ये इनका प्लॉट अगर आप करेंगे ना तो उससे बड़ा मुख्तलिफ होगा। चल के करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे मोर में जाके ज़रूर होंगे। इसे डिलीट कर दें। डिलीट करना भी हमने। अच्छा ये देखें, डोमेन एंड रेंज भी ये शो कर रहा है। चलें, ये भी मिल गया हमें, एक ज़बरदस्त चीज़ मिल गई। यहाँ पर आप एक फंक्शन ड्रा करें और उसकी ये व्यू इन सॉल्यूशन डोमेन एंड रेंज भी आपको वो बता रहा है। सॉल्यूशन इंटरवल डोमेन भी बता रहा है उसकी, आपको रेंज भी बता रहा है। ये भी एक नई चीज़ हमने एक्सप्लोर कर ली मिल के साथ। ये पहले नहीं था मुझे पता कि ये फीचर भी इसमें मौजूद है। यहाँ मैं इसको ऐसे कर दूँ और इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये आपके लिए डोमेन और रेंज ढूंढना भी इसकी आसान होगी। किधर था ये फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज? यार ये यहाँ कहीं मैं फिट करता हूँ इसको। चलें इधर ऐसे करते हैं। ये है ना एग्जाम्पल 4। तो ये नहीं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम। ये इसको मैंने क्लिक किया और इसने ये मुझे डोमेन और रेंज बता दी है। डोमेन एंड रेंज कैन बी फाउंड यूजिंग symbolab.com। ठीक है जी। अच्छा मैं गया इधर इसलिए था कि इसे मैं डिलीट करूं और ये मोर में जाऊं। ये देखें, मोर में जैसे ही असल में ये ना डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करेंगे तो उसमें ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर मैं माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स में जाता हूँ, वहाँ ये मौजूद मुझे मिलना चाहिए। अच्छा ये जो फंक्शन है हाइपरबोलिक, इनका प्लॉट मैंने यहाँ ड्रा कर दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये इसका प्लॉट आप देखें, मैं रफली आपको यहाँ पर स्केच कर देता हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e पावर x का। अब e आपको पता है क्या है? e है 2.718 कर लें यहाँ, और ये इरेशनल नंबर है, मीन्स के ये चलता ही जाता है। अब ज़ाहिर बात है यहाँ ये ज़ीरो है, एक्स एक्सिस इधर को जा रहा है और एक्स एक्सिस इस तरफ नेगेटिव है। ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी इस साइड पर है। तो उसका नतीजा ये है कि जब ये एक्स ज़ीरो होगा तो ईज पावर वन ये यहाँ 2.71 होगा और यहाँ पे ये ई की पावर -1 ये नंबर होगा। तो ये इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा, ऐसे ऊपर चलता जाएगा। और ई पावर एक्स नेगेटिव ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह का प्लॉट होगा। ये इन्फिनिटी की जैसे जैसे आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी ई पावर एक्स की, और जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ये वैल्यू ज़ीरो होती जाएगी। तो तकरीबन 5 पर ये आपको ज़ीरो नज़र आएगा। जबकि आप हाइपरबोलिक अगर आप देखें, साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है? हाफ ईज पावर एक्स माइनस ईज पावर नेगेटिव एक्स।
तो इसका ये है कि ये माइनस ये उसे डिवाइडेड बाई 2, तो ये ग्राफ माइनस ये ग्राफ डिवाइडेड बाई 2, तो इट मीन्स के पॉजिटिव साइड पे ये माइनस ये होगा, तो ये तो तकरीबन नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये वैल्यूज इक्वल होंगी, ये 2.71 यहाँ पर है, और यानी कि जब आप ज़ीरो पुट करेंगे, 0 1 और ये 0 होगा, तो इट मीन्स कि ग्राफ यहाँ से ये गुजरेगा और ये यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा। अभी ये आगे चल के मैं आपको ये ग्राफ दिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर है ये ग्राफ, अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले खुद आप सोचें कि ये ग्राफ कैसा होगा, विजुअलाइज करने की कोशिश करें उसे, इससे पहले कि हम जाके देखें कि ये ग्राफ कैसा है। अब इस केस में आप देखें कि ये ग्राफ प्लस ये ग्राफ और उसे डिवाइडेड बाई 2, तो 2.71 0 पे क्या होगा, 0 रख दें, 0 रख दें, 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, और ये 1 से गुजरेगा, ठीक है जी। ये ग्राफ हाँ सॉरी, ये 0 पे ना, x 0 पे ये 1 होना था, ये गलती कर ली मैंने, ये 1 होगा क्योंकि x की 0 की पावर e की पावर 0 क्या है 1 होगा, तो ये यहाँ पर 1 होगी इसकी वैल्यू। ये जब x 1 है, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू e की पावर 1 या 2.718 होगी। अच्छा, अब इस ग्राफ और इस ग्राफ को ऐड करेंगे आप, तो 0 पे ये 1 होगा, तो ये 1 से गुजरेगा, इस साइड पे ये बढ़ता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, इसका फैक्ट नेग्लिजिबल होगा पॉजिटिव साइड पे। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो सिर्फ यही ग्राफ डोमिनेट कर जाएगा और ये ग्राफ 0 हो जाएगा। तो ये 1 से स्टार्ट होगा और ऊपर, क्योंकि 0 जब आप पुट करेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, e की पावर 0 1, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1, तो 1 से स्टार्ट होके ये ऊपर जाता जाएगा, और जब नेगेटिव साइड पर आएगा तो ये ऊपर जा रही है, जबकि ये वैल्यू 0 हो रही है, तो 1 से स्टार्ट होके ये ऊपर चला जाएगा। तो वही आप देख लें यहाँ पर ये ग्राफ, ये ग्रीन लाइन जो है वो साइन एच एक्स का ग्राफ है, जबकि ये जो ऑरेंज लाइन है ये यहाँ पर देखें ना, काज एच, काज हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ है, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन देखें 5 पे 0 ही हो गया तकरीबन, ठीक है। और ये रेड लाइन जो है वो ग्राफ है ई की पावर एक्स का। अब ये ग्राफ, ये रेड और ये ब्लू ग्राफ ऐड किए तो ये आपको, और हाफ पे डिवाइड किया तो ये आपको ऑरेंज मिल जाएगी लाइन, और ये रेड में से ये ब्लू नेगेटिव किया तो ये आपको ग्रीन लाइन साइन हाइपरबोलिक एक्स मिल जाएगी। ये आपको मैंने ग्राफ प्लॉट भी करके दिखा दिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा था जहाँ से किधर गई भाई, वो ये है। अच्छा, ये है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्री में जाएं, यहाँ पर देखें साइन, कॉस, कोसेकेंट, टेंजेंट, सीकेंट, कॉट, ये देखें हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कॉस, हाइपरबोलिक टेंजेंट, और ये इनवर्स साइन, इनवर्स कॉस और इनवर्स टेंजेंट है, ठीक है जी। अब मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पता नहीं किसी से, अगर ऐसे करें तो इसे इधर ग्राफ देना चाहिए था, लेकिन वो ग्राफ दे नहीं रहा इसका, हाँ दे दिया अब इसने ग्राफ। चलें ये देख लें, साइन हाइपरबोलिक का ये ग्राफ इसने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ठीक है जी। आप यहाँ पर जाके भी प्लॉट कर सकते हैं इसको, साइन एच, और यहाँ ये लें, ये फिर वही ग्राफ आया, ठीक है जी। और इसे आप डिलीट करें तो कॉज एच का ग्राफ आप देख लें, ठीक है जी। और इसके बाद आप यहाँ पर टेंजेंट एच का ग्राफ देख लें, ये टेंजेंट एच का ग्राफ, ठीक है। और सीकेंट एच का ग्राफ ये देख लें। एक सेकंड लग रहा है, अब ये आपके पास बड़े पावरफुल टूल्स हैं, आप अपनी थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़्यादा है आप में, सिर्फ उसमें से थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है।
और मैं सिर्फ ये कोई तंजिया या आपको मतलब इनकरेज करने के लिए तो कह रहा हूँ, लेकिन आई बिलीव, मुझे पता है कितने टैलेंटेड हैं आप, लेकिन उसका इस्तेमाल बस आपने सही और पॉजिटिव साइड पे करना है, तो फल आपको उसका इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं इसी तरह, ये देखें कोसिकेंट एच और काज एच का ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया, ये दोनों क्योंकि इन्वर्स है तो मैंने कहा इकट्ठे ही आप देख लें। यहाँ पर ये आप देख लें, यहाँ पर ये टेंजेंट और कोटेंजेंट का भी आप ग्राफ देख लें, ठीक है जी। खुद अब आप बाकी देख लीजिएगा, सिर्फ इधर मैं आपको ये प्लॉट कर दूं कि जो टेंजेंट है, कोसिकेंट क्या होगा, कोसिकेंट एच होगा इसका इनवर्स होगा काज का, तो इट मींस के 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई पावर नेगेटिव, और कोसिकेंट एच का क्या होगा, कोसिकेंट इस तरह लिखते हैं उसको, कोसिकेंट एक्स का होगा जी 2 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर नेगेटिव एक्स। और उसके बाद टेंजेंट एच का क्या होगा, टेंजेंट क्या होता है साइन एच ओवर, ये लिख लें इधर साइन एच ओवर काज एच होगा, तो इट मींस के ये हो जाएगा ईज पावर एक्स ईज पावर नेगेटिव एक्स ईज पावर एक्स प्लस ईज पावर नेगेटिव एक्स, ये ग्राफ होगा। तो इस तरह आप इनको एनालाइज कर सकते हैं। ई कोई मुश्किल नहीं है, ई सिर्फ 2.71 है, और आपको ये पावर्स आती हैं मैट्रिक में, आपने ये पढ़ी हुई हैं लॉगरिदम और नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग और जो मैट्रिक में आपने लॉग पढ़ा था, मे बी नेचुरल लॉग आपने तब पढ़ा हो, लेकिन हमारी दफ़ा नेचुरल लॉग मैट्रिक में नहीं होता था, अब मे बी मैट्रिक के कोर्स में हो और आपको पता हो इसका। अभी मैंने मैट्रिक का कोर्स देखे हुए मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। तो ये आप देख लें कि नेचुरल लॉग ये है, इक्वलेंट है ये लॉग ई एक्स, ठीक है जी। और इसके मैं ऐसे इसके खिलाफ सर्कल में यहाँ पर लगा दूं, जबकि जो दूसरा नॉर्मल होता है वाई कह लें, या ये जो log x है, अगर कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स कि वो log 10x है, उसकी बेस 10 है, ये इसमें फ़र्क होता है। चलें जी, अब चलते हैं हम आगे। इम्प्लिसिट कौन से फंक्शन हमने अभी तक देखे थे, ये हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं वो यहीं से हमने कंक्लूड किए हुए हैं, इन्हीं से पॉसिबल है इनवर्स की तरफ जाना, लेकिन वो उसमें ट्रिग्नोमेट्री और ये वो थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाता है, तो उनकी तरफ मैं अभी आपको नहीं बता रहा कि ये यहाँ से यहाँ ये कैसे हमने ड्राइव की हैं। तो अभी ये आप छोड़ें, बस आप ये देखें कि इन्हीं से ये इनवर्स फाइंड आउट हो जाते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस काम हो जाएगा, आगे चल के अगर ज़रूरत इनकी पड़ी तो वो आपको बता भी देंगे। तो ये अब आपको पता है ये नेचुरल लॉग है एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका नेचुरल लॉग है ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो इसी तरह ये सारे के सारे हैं, ठीक है। एंड वी शैल स्टडी देम इन हायर क्लासेस। तो यहाँ इधर मेरे ख्याल में नहीं इसने डिस्कस किया, पूरे आपके मैथमेटिक्स में हायर क्लासेस में डिस्कस होगा, यहाँ इनको डिस्कस किया है, यहीं से ये ड्राइव किए जाते हैं, इसको और इसको यहाँ पर इजीली ड्राइव किया जा सकता है। लेकिन आपके इस कोर्स से ये बियॉन्ड की चीज़ें हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ लें, बहुत इजी है। इफ y is easily expressed in terms of independent variable x, then y is called explicit variable, for example this one। अब इम्प्लिसिट देखेंगे तो फिर आपको फर्क पता चल जाएगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का। इम्प्लिसिट वो होता है कि y और x इस तरह इंटरवाइंड हों, आपस में इस तरह गुत्थम गुत्था हुए हों कि उनको अलहदा करना मुमकिन ना हो। अब फर्ज करें ये मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन है, इसकी मिसाल दे देता हूँ, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। नहीं, इसमें तो पॉसिबल है कि इन्हें अलहदा किया जा सके,
प्लस वाई स्केयर। अब आप जो मर्जी कर लें, अब आप y को इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखेंगे। y को जब भी आप अलहदा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें y खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये तो फंक्शन कोई मजेदार ना हुआ ना, फंक्शन तो फिर वही, वो इसका मतलब वो अपने ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन y का, ठीक है ना। ये अगर आप फंक्शन देखें, ये मैं लिखता हूँ फंक्शन जी y प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो जी बहुत आसान है, y इज इक्वल टू -3 - 2x। तो ये आपने y को प्योरली इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब है y सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको x की वैल्यू पता होगी तो ये हम y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जबकि दूसरा अगर आप फंक्शन टाइप देखें तो ये फंक्शन है। इस फंक्शन को आप जो मर्जी कर लें, आप y को अगर अलहदा इधर करेंगे भी तो आप देख लें यहाँ पर एक्स स्क्वायर आना था, तो वो आपको ये इस तरह लिखना पड़ जाएगा जी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये स्क्वायर रूट। ये तो वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए वाई ही की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। ये वाई इधर किसके इक्वल आ रहा है, उसमें वाई खुद ब खुद शामिल है। तो वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वाई ही चाहिए हमें। तो ये थोड़ा सा फंक्शन उस तरह का नहीं है जैसे हमने ऊपर फंक्शन पढ़े हैं। तो इन ऐसे फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है जी। अब चलें, अच्छा सिंबॉलिकली इसे ऐसे लिखा जा सकता है, जो भी फंक्शन दो वेरिएबल्स का हो उसे इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये z के भी इक्वल हो सकता है। जो फंक्शन है ना इस तरह के जी, एफ ऑफ एक्स, ये सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करता है। इसे अगर हम y के इक्वल ले लें यहाँ पर, तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि ये देखें जी, इसका मतलब है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलें इसको z कह लें। इसका मतलब है कि ये z डिपेंडेंट वेरिएबल है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और ये डिपेंड कर रहा है z की वैल्यू x और y के ऊपर, दो वेरिएबल्स के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसे फंक्शंस डिस्कस नहीं किए जाएंगे। पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस बहुत आसान है। पैरामीट्रिक फंक्शंस वो होते हैं, देखिए दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। ये हो सकता है ये किसी तीसरे वेरिएबल t या थीटा के ऊपर डिपेंड करें दोनों, ठीक है, बजाय इसके कि एक के ऊपर डिपेंड करें। तो फिर जो इक्वेशंस हमें मिलेंगी या जो ये इन फंक्शंस को हम कहेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस। अगर ये कर दें आप तो ये भी पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। और अगर आप ये एक्स और वाई थीटा के पैरामीट्रिक फंक्शन हैं, और अगर एक्स को इधर आप ए cos t कर दें और वाई को बी sin t कर दें, तो अब t के ऊपर ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। पैरामीट्रिक फंक्शन देखें, और यहाँ वेरिएबल t और थीटा पैरामीटर कहलाएंगे इनके, और इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ये इनको इवन एंड ऑड फंक्शन, चलें जी इवन और ऑड फंक्शन बड़े समझ लें जरा। अगर फर्ज करें एक फंक्शन है x, ठीक है, उसमें ऊपर याद है ना मैंने आपको बताया था कि x एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, तो वहां से हमने वन प्लस एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एक्स कैसे, एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स वन ओवर एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये ऊपर एग्जाम्पल में मैंने बताया था। फर्ज करें कि ये है इक्वल, इसे कह लें जी एक्स प्लस टू के ये इक्वल है, तो यहाँ x की जगह आप x प्लस वन रख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वन। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो वो x प्लस थ्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी।
ये लें, ये अब आप इसको करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/x+2। ठीक है जी। इसका ये होता है अब हम, हाँ, इवन और ऑड। इवन और ऑड ये है कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो आप एफ ऑफ नेगेटिव एक्स कैलकुलेट करें। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इस केस में क्या होगा, इनको तो जरा अलहदा करें ना, ये इस वक्त हमें नहीं चाहिए। एफ ऑफ नेगेटिव एक्स क्या होगा, ये आ जाएगा -x+2। अगर तो ये दोनों इक्वल हो जाएं, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाए नेगेटिव, बल्कि ऐसे करें, इधर करें, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाए और ये आ जाए एफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, तो इसे क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। ठीक है। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास एक फंक्शन है cos x, तो cos x का जब हम कैलकुलेट करेंगे cos नेगेटिव x, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि वो cos x के इक्वल होता है। तो इसका क्या मतलब है, ये इवन फंक्शन है। sin ऑफ x किसके इक्वल है, ओ सॉरी, sin ऑफ x का जब हम नेगेटिव लेंगे तो वो नेगेटिव साइन एक्स के इक्वल आता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये ऑड फंक्शन है। लेकिन ये जो फंक्शन ऊपर था, ये ना इवन है ना ऑड है, क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इट मीन्स कि ये, अरे जी, इसको जरा पीछे कर लो, तो इसका मतलब है ये इवन नहीं है। ठीक है। और एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। वो x+2 है, तो दोनों के x -2 आता है, तो ये ऑड भी नहीं है, ना ये ऑड है और ना ही ये इवन है। ठीक है, नीदर ऑड नॉर इवन। तो अच्छा, एक और इनकी पहचान, ये बड़ी ज़बरदस्त, अब चलें बहस निकल पड़ी है। नेक्स्ट हमारे पास मेरे ख्याल में एग्जांपल है, हमारे पास ऑड और इवन और ऑड फंक्शन एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 1 और 2 और एग्जांपल 3, और उसके बाद एक्सरसाइज है। ठीक है। चलें एक पेज मैं और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि बात बड़ी अहम है और उसे बताना ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा, जो इवन और ऑड फंक्शन होते हैं ना, जो इवन फंक्शन होता है, ये बात बड़ी पते की बताने लगा हूँ, गौर से सुननी है। ये cos x है ना, इसका ग्राफ तकरीबन इस तरह का होगा। चलें, कुछ ज़्यादा ही लेंथी बना दिया मैंने। अच्छा, ये जो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन है ना, वो इसके अक्रॉस सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अक्रॉस। ये cos x का ग्राफ है ना, cos थीटा का, और cos थीटा आपको पता है इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शंस आर, ये सिमेट्रिक क्या है मतलब है इसका, मैं अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है जी।
और जो आड फंक्शंस है ना, ये देखिए ये आएगा आड फंक्शन। साइन मैंने बताया था कि एक आड फंक्शन है। अच्छा, सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ये जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, ठीक है, इसकी ये साइड इस तरफ राइट साइड वाई एक्सिस की, और ये साइड वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस वाली, एक्स एक्सिस की लेफ्ट साइड वाई एक्सिस से, और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की राइट वाली साइड, ठीक है, ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल होंगी। आप अगर देख लें ये फंक्शन यहाँ से लेके जो यहाँ तक बनता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फंक्शन बनता है, ठीक है, ये इतना फंक्शन और ये इतना फंक्शन, ये दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। जबकि अगर आप ये देखें, ये जो वैल्यू इसकी यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है, जो यहाँ पर है ज़ीरो यहाँ पर भी ज़ीरो है, यहाँ पर वन होती है यहाँ पर भी वन होती है, नेगेटिव वन है यहाँ पर भी नेगेटिव वन है। जबकि यहाँ पर इतने फासले तक 90 डिग्री तक इधर आए तो वैल्यू वन है, इधर आए तो वैल्यू नेगेटिव वन है। लेकिन हाँ, इसको अगर नेगेटिव थीटा अगर आप कर दें, ठीक है, तो वो इसके साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। इसको अगर आप उल्टा दें, यहाँ से पकड़ के इस फंक्शन को इधर कर दें और इसको इधर कर दें, तो फंक्शन क्या हो जाता है, मिरर इमेज हो जाता है इसका, ठीक है। आड फंक्शन का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। मिरर में जब आप इसको मिरर में देखेंगे ना, इसको, तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह का नजर आएगा cos थीटा। लेकिन जब आप साइन थीटा को देखेंगे ना मिरर में, तो वो इस तरह का नजर आएगा, ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है। इसको जाके इसको मिरर में देखें तो वो इस तरह का नजर आएगा, जबकि इसको जाके मिरर में देखेंगे तो वो इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। अगर तो फंक्शन को उल्टाने से कैसे, इसको इधर लेके जाना है और इस साइड को इधर लेकर आना है, ठीक है, स्वैप करना है, यानी कि इस साइड को इधर खींच दें और इस साइड को इधर खींच दें। वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हैं तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या क्या रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि ये मिरर इमेज बन जाएगा, जबकि ये मिरर इमेज नहीं है, ये एग्जैक्ट यानी कि इसका मिरर इमेज भी यही होगा, इसका मिरर इमेज भी यही होगा, इसका मिरर इमेज डिफरेंट है, इसका मिरर इमेज ये बनेगा, जबकि इस वाले का मिरर इमेज ये बनेगा। तो ये आड फंक्शन की ये खसूसियत होती है, और इवन फंक्शन की ये खसूसियत होती है कि वो अपना मिरर इमेज खुद ही है, जबकि आड फंक्शन की ये खसूसियत है कि उसका मिरर इमेज वो खुद उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। और ऐसा फंक्शन जो कि ना आड हो ना इवन हो, वो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं करेगा। कैसे, अभी बता देते हैं जी। ये फंक्शन क्या है, आड है कि इवन, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यही इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये ना आड है ना इवन है। इसको आप पकड़ के करें, इसकी इस वाली साइड और ये वाली साइड, यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही जीरो है, ये ऊपर जाएगा तो फिर ही कुछ होगा। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। और ना ही इसको अगर शीशे में देखा जाए, इसका मिरर इमेज इसके इक्वल भी नहीं है, इसका मिरर इमेज इसके इक्वल है, ठीक है। ना ये आड है ना इवन है, और इसका जो मिरर इमेज होगा वो तो ऐसा नजर आएगा आपको, ऐसा नजर आएगा, वो भी इसके इक्वल नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ, ये ना आड हुआ ना इवन हुआ,
क्योंकि जब इसको आप ऐसे इन्वर्स करेंगे तो वो नेगेटिव के थोड़ी इक्वल है। ठीक है, अगर इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कर दें जबकि इसका उसे नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आना चाहिए था ना, तो इसका नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसका नेगेटिव एफ ऑफ एक्स ये होगा, जबकि ये कैसे हो गया। ठीक है जी, उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। नहीं समझ आई तो ये दोबारा रिपीट करके देख लें। अब एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स और उसमें ये मैंने सारी की सारी आपको थ्योरी कवर करवाई है। ये फंक्शंस क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, इसी पे आपकी आगे लिमिट की और उस चीज़ की बुनियाद बननी है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको करवाई हैं ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। काइंडली गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन। ये लेक्चर मैंने जो रिकॉर्ड करवाया, शायद ही मेरा नहीं ख्याल कोई भी और आपको इस तरह इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करे। इनको दोबारा देखें। ये काइंडली जो फर्स्ट ईयर का मैथ है उसमें भी फंक्शन को जाके ज़रूर समझें। फिर मैं वही कहूँगा कि मैथ गुरुज और लवर्स के लिए ज़रूरी है सारा, और जो सैम्स हैं जिन्होंने सिर्फ ये कोर्स पास करना है, वो मेरा अगला लेक्चर होगा, उसमें मैं एक्सरसाइज बताऊंगा कैसे हल करनी है। गो के वो एक्सरसाइज हल करने के लिए ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन सम हाउ दे जस्ट वो सिर्फ यही देखें जी कि ई होता है, बस ई की वैल्यू 2.71 है, कहाँ से आया ई, कैसे आया, ये इसमें रखें, वैल्यूज़ पुट करें, क्वेश्चन हल करें, अपने नंबर शंबर लें और आगे चलने की कोशिश करें। डोंट नॉट बॉदर मच अबाउट दिस मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन दूसरी जो दो कैटेगरीज हैं उनको बड़ी तफसील से ये देखना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्जांपल्स भी करवाऊंगा आपको, और उसके बाद ये एक्सरसाइज देखेंगे, पूरी मैंने हल कर ली हुई है, अब बस आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।